वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधित विचार इस प्रकार है। नव्य शास्त्रवादी दौर की कृत्रिम और आडंबरपूर्ण भाषा का वर्ड्सवर्थ ने विरोध किया। आमुख में उन्होंने सीधे सीधे कहा, सामान्यतः जो कुछ काव्य भाषा के नाम से जाना समझा जाता है वह भी इन कविताओं में नहीं मिलेगा। आमतौर पर उसे आकार देने के लिए जितना प्रयत्न किया जाता है उतना ही प्रयत्न मैंने उसे बचाने के लिए किया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि मैं अपनी भाषा को मानवीय भाषा के नजदीक लाना चाहता था। इसके पीछे उद्देश्य था अपनी भाषा को मानव की सहज भाषा के नजदीक लाना, उसे स्वाभाविक बनाना। उन्होंने लिखा है, इसका अनिवार्य परिणाम यह हुआ है कि मैं ऐसे बहुतेरे पदबंधों और अलंकारों के प्रयोग से वंचित रह गया हूं जो काफी समय से पिता से लेकर पुत्र तक कवियों की सामान्य संपत्ति माने जाते रहे हैं। जैसे संपत्ति पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती जाती है, उसी प्रकार तथाकथित कवित्वपूर्ण शब्दावली भी। इसका यही आशय है कि कविता विकसित होती जाती है कवि परंपरा में, इतिहास और समाज से उसका विशेष सारोकार नहीं होता। वर्ड्सवर्थ ऐसा नहीं मानते। उनकी मान्यता है कि जिन अभिव्यक्तियों में मूलतः सहजता और ईमानदारी हो, उन्हें भी यदि बार बार दोहराया जाए तो वे अपनी जीवंतता खो बैठती है। फिर वे निकृष्ट कविता का उदाहरण प्रस्तुत करेगी। नवशास्त्रवादी काव्य भाषा के प्रति उनकी प्रमुख आपत्ति यह है कि उसमें प्रकृति के सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, न बाह्य प्रकृति के सत्य का और न मानव प्रकृति के सत्य का। नवशास्त्रवादी दौर में कवि या तो प्रकृति से कोई बिंब लेते ही नहीं, या फिर लेते भी है तो कवि परंपरा के माध्यम से। इसलिए उनकी कविता में बाह्य प्रकृति का कोई नया बिंब नहीं मिलेगा जिससे यह पता चले कि कवि की दृष्टि सीधे अपने विषय पर केंद्रित रही है। इस संदर्भ में वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, मैंने हमेशा अपनी निगाह विषय पर जमाने की कोशिश की है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इन कविताओं में अयथार्थ या मिथ्या चित्रण नहीं मिलेगा। साथ ही साथ मैंने अपने विचारों को अवसरानुकूल भाषा में व्यक्त किया है। वर्ड्सवर्थ की धारणा थी कि शब्द अपने आप में काव्यात्मक या अकाव्यात्मक नहीं होते। भाषा में प्रयोग के आधार पर वे अपना स्वरूप अर्जित करते हैं। अपने युग की तड़क भड़क और निर्जीव शब्दावली के बारे में लिरिकल बैलेड्स की कविताओं का वैशिष्ट्य रेखांकित करते हुए उन्होंने लिखा है, पाठक यह देखेंगे कि इन कविताओं में विचारों का मानवीकरण कभी कभार ही किया गया है और शैली को भव्य बनाने की तथा उसे गद्य के स्तर से ऊंचा उठाने की एक सामान्य युक्ति के रूप में तो इसका प्रयोग एकदम नहीं मिलेगा। मेरा उद्देश्य तो मानव की यथार्थ भाषा का अनुकरण करना और यथासंभव उसे प्रयोग में लाना था, और निश्चय ही ऐसे मानवीकरण को उस भाषा का स्वाभाविक अंग नहीं माना जा सकता। वास्तव में शैली की यांत्रिक युक्ति के रूप में जो मानवीकरण आया है वह उन्हें ग्राह्य नहीं है, किंतु
वही यदि भाषा का स्वाभाविक अंग बनकर आए तो वह उन्हें सहज ग्राह्य है। वह मानवीकरण तो वस्तुतः ऐसा अलंकार है जो आवेग की दशा में आपसे आप रूप ग्रहण कर लेता है और इसी रूप में मैंने उनका उपयोग किया है, किंतु शैली की एक यांत्रिक युक्ति के रूप में या फिर ऐसी पारिवारिक भाषा के रूप में जिसे छंदोबद्ध रचना के लेखक अपनाने का दावा करते हैं, मैंने उसका पूर्ण बहिष्कार किया है। काव्य भाषा के बारे में अपने उक्त विचारों के आधार पर वर्ड्सवर्थ ने यह निष्कर्ष निकाला कि गद्य और कविता की भाषा में कोई अंतर नहीं है। नवशास्त्रवादी दौर में इन दोनों के अंतर को मान्यता दी गई थी और इसी अंतर के आधार पर कृत्रिम आडंबरपूर्ण काव्य भाषा को उचित ठहराया गया था। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने लिखा, हर अच्छी कविता के अधिकांश की भाषा, चाहे उसका स्वर कितना भी उदात्त क्यों न हो, अच्छे गद्य की भाषा से भिन्न नहीं होती। यही नहीं, सबसे अच्छी कविताओं के सबसे मार्मिक अंश गद्य की भाषा के एकदम समरूप होंगे, ऐसे गद्य के जो सुरचित हो। वर्ड्सवर्थ के अनुसार संपूर्ण काव्य से अनगिनत उदाहरण देकर इस दावे को सिद्ध किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया है कि गद्य और छंदोबद्ध रचना की भाषा में तत्वतः न तो कोई अंतर है और न हो सकता है। सामान्य बुद्धि के स्तर पर उतरकर उन्होंने कहा कि उनके बोलने और सुनने के अंग एक ही है। उन दोनों के परिधान एक ही तत्व शब्दों के बने होते हैं। दोनों की शिराओं में एक ही मानवीय रक्त प्रवाहित होता है। गद्य और कविता में प्रायः छंद के आधार पर भेद किया जाता है और इस आधार पर काव्य भाषा जैसे अन्य वेदों को भी मान्यता मिलनी चाहिए। इस संभावना के निराकरण के लिए वर्ड्सवर्थ ने लिखा, जिस काव्य भाषा की यहाँ सिफारिश की गई है उसका चयन यथासंभव ऐसी भाषा से किया जाता है जिसका हम वस्तुतः बोलचाल में प्रयोग करते हैं। यह चयन यदि सच्ची अभिरुचि और भावना के आधार पर किया गया तो जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अंतर आपसे आप उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही वह रचना साधारण जीवन की तुच्छता और अश्लीलता से भी मुक्त हो जाएगी। यदि उसमें ऊपर से छंद का समावेश और कर दिया गया तो मैं समझता हूं कि ऐसा अंतर पैदा हो जाएगा जो एक विवेकशील व्यक्ति को सहज स्वीकार्य होगा। जहां तक शैली और छंद का सवाल है, उन्होंने काव्य भाषा के साथ उसकी बात की है। उनका मानना था कि कृत्रिम एवं आडंबरपूर्ण शैली पाठक को चमत्कृत तो कर सकती है, किंतु उसके मन की गहराइयों को स्पर्श नहीं कर सकती। यथार्थ की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए वर्ड्सवर्थ सर्वथा सहज, स्वाभाविक और छंद तथा लयात्मकता पूर्ण शैली का आग्रही था। वर्ड्सवर्थ के अनुसार सशक्त भावों की अभिव्यक्ति के लिए छंद और लय अत्यंत आवश्यक है, किंतु ये छंद यथासंभव काव्यशास्त्रीय नियमों में बंधे हुए होने चाहिए। बेतुके और मनमाने ढंग के छंद श्रेष्ठ काव्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए अनुपयुक्त है। कुल मिलाकर वर्ड्सवर्थ ने अपने काव्य भाषा विषयक विचारों में
तीन बातों पर बल दिया है। एक, काव्य में ग्रामीण जनों की दैनिक बोलचाल की भाषा को आधार बनाना चाहिए। दो, गद्य और कविता की भाषा में मूलतः कोई अंतर नहीं है। तीन, प्राचीन कवियों की काव्य भाषा एकदम सहज सरल थी, यांत्रिकता और आडंबर परवर्ती अर्थात नवशास्त्रवादी कवियों की देन है। कवि के हृदय में यदि भाव का उन्मेष है और विषय का चयन ठीक हुआ है तो भाषा स्वयं ही अवसर के अनुरूप आकार ग्रहण कर लेगी। वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधित विचारों की कई लोगों ने समीक्षा की है। आमुख के प्रकाशन सन 1800 के बाद वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा विषयक मान्यताओं के खिलाफ नवशास्त्रवादी आलोचकों के साथ साथ कॉलरिज ने भी कटु आलोचना की है। बायोग्राफिया लिटरेरिया के 4 अध्यायों अर्थात अध्याय 17 से 20 में उन्होंने एक एक मान्यता पर अत्यंत सूक्ष्मता और गहराई से विचार किया। वर्ड्सवर्थ ने अपने आमुख में काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण जनों की भाषा अपनाने पर बल दिया था। कॉलरिज का तर्क है कि काव्य भाषा के संदर्भ में मूल प्रश्न यह नहीं है कि उस भाषा का स्वरूप क्या है, वह ग्रामीण हो या शहरी अथवा अन्य किसी प्रकार की। मूल प्रश्न यह होना चाहिए कि वह भावों और अनुभूतियों को व्यक्त करने में कहां तक सक्षम है। ग्रामीण भाषा के साथ एक अन्य दिक्कत भी है और वह है कि उसकी शब्दावली बहुत सीमित और काम चलाऊ होती है। उसके आधार पर सूक्ष्म गहन अनुभूतियों को व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्वयं वर्ड्सवर्थ की श्रेष्ठ कविताएं उनके उक्त सिद्धांत की पुष्टि नहीं करती। निष्कर्ष रूप में कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधित विचारों की जो आलोचना की है उसमें सूक्ष्मता और गहराई है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन यदि हम पूरे संदर्भ को ध्यान में रखें तो कुल मिलाकर कॉलरिज की इस आलोचना को बहुत उचित नहीं माना जा सकता, विशेष रूप से इसलिए कि आमुख में व्यक्त विचारों में स्वयं कॉलरिज की हिस्सेदारी थी। आमुख में काव्य भाषा की निरंकुशता के बारे में वर्ड्सवर्थ ने जो द्रुणा व्यक्त की है उससे कॉलरिज पूरी तरह सहमत थे। इसी प्रकार काव्य में भाव की केंद्रीय भूमिका उन्हें भी स्वीकार्य थी। कॉलरिज के अनुसार हर पदबंध, हर रूपक, हर मानवीकरण के मूल में भाव की प्रेरणा अनिवार्य है, जिससे उसका औचित्य सिद्ध किया जा सके। स्वयं छंद में भावावेग का अंतर्भाव है। शिल्प के विविध उपादान जैसे भाषा, बिंब, रूपक, मिथक, शैली, छंद आदि मूलतः तभी सार्थक है जब वे भाव तरलता से दीप्त हों। वर्ड्सवर्थ का आलोचना साहित्य परिमाण में अधिक नहीं है, लेकिन वह अत्यंत रचनात्मक है और जगह जगह उसमें सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के संकेत है। वर्ड्सवर्थ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान यही है कि उन्होंने भाषा तथा भावों के क्षेत्रों में कृत्रिमता और आडंबर का विरोध किया तथा सहज एवं स्वाभाविक भाषा शैली का समर्थन किया। मानवीय भावों की सशक्त अभिव्यक्ति के लिए जनसाधारण की भाषा का आग्रह करने वाला पहला काव्यशास्त्री वर्ड्सवर्थ है। साथ ही उन्होंने
काव्य सृजन में कल्पना को यथोचित महत्ता प्रदान की। इस दृष्टि से आलोचना के क्षेत्र में वर्ड्सवर्थ का महत्वपूर्ण स्थान है।